तो फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, तेज नहीं लगातार चलना ज़रूरी है मंजिल तक पहुँचने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये साइंस की क्लास। चलिए देखते हैं तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, आई धारा वहन करने वाली एक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है। यदि परिनालिका से प्रवाहित होने वाली धारा को आधा कर दिया जाए तो परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर जब तक धारा आई प्रवाहित हो रही थी तब तक चुंबकीय क्षेत्र बी था। तो हमने जब धारा को आधा कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी B/2 बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा प्रक्रम सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि गर्म दिन के दौरान ठंडे गिलास के बाह्य पृष्ठ पर पानी की बूंदें कैसी बनती हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने देखा होगा गर्मियों के टाइम पर हम क्या करते हैं, जब फ्रिज वगैरह से पानी निकालते हैं और ग्लास में निकाल कर रखते हैं तो उस ग्लास पर क्या होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संघनन बोला जाता है। इसे हम पानी उबालते समय भी देख सकते हैं। जब पानी बॉयल होता है और उसे अगर हम किसी प्लेट से ढक देते हैं तो उस प्लेट पर पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संघनन। जिससे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक डैम का अर्थ क्या है। तो चेक डैम एक ऐसी जगह होती है जैसे कि बाढ़ वगैरह आई होती हो या फिर बाढ़ आ गई हो या छोटा मोटा तालाब टाइप का बना देना, उसे चेक डैम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाढ़ग्रस्त अवनालिकाओं में मृदा या कंक्रीट की संरचना। यानी कि मान लीजिए जैसे कि बाढ़ की वजह से कहीं पर कोई बड़ा सा तालाब टाइप का क्रिएट हो गया हो, तो वहाँ पर हम क्या करें, मिट्टी या फिर कंक्रीट की हेल्प से वहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के लिए एक सुविधा बना दें, उसे क्या बोला जाता है, चेक डैम बोला जाता है। जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चा माता से एक एक्स गुणसूत्र और पिता से एक वाई गुणसूत्र लेकर जन्म लेता है। कौन सा कथन इस गुणसूत्र संयोजन के परिणाम का सटीक वर्णन करता है। तो जाहिर सी बात है, फीमेल्स में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और मेल में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो अगर फीमेल्स में एक्स एक्स ही होते हैं तो उनसे एक्स गुणसूत्र ही आते हैं। और अगर मेल से वाई गुणसूत्र आते हैं तो बच्चा जो पैदा होगा वो एक बॉय बनता है। और अगर वही एक्स गुणसूत्र आते हैं तब जो भी बेबी पैदा होता है वो क्या होता है, बेबी गर्ल होती है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वाई गुणसूत्र पिता से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा पैदा होगा वह एक लड़का होगा। जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस के निम्नलिखित में से किस भाग से गुजरने वाली किरण अविचलित निकल जाती है। तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं और कोई किरण अविचलित होकर निकल रही है, इसका मतलब वह लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। तो सीधी सी बात है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से कोई भी किरण गुजरे वह बिना विचलन के सीधी सीधे पार हो जाती है। जिससे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सी धातु शीर्ष पर है। तो जाहिर सी बात है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर कैल्शियम। तो हमने देखा कि पोटेशियम नहीं दिया है ऑप्शन में, फिर हमने चेक किया सोडियम, तो सोडियम दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लैंगिक प्रजनन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो अगर हम बात करें तो लैंगिक प्रजनन में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने मिलती है, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता देखने मिलती है। तो जाहिर सी बात है, जब भी निषेचन की प्रक्रिया होती है तो जो अंडाशय होता है फूलों का, उसमें क्या होते हैं, मोतियों जैसी संरचना जिन्हें बीजांड कहा जाता है। बीजांड जो होते हैं वो बीज में बदल जाते हैं और जो ओवेरी रहती है वो फल में बदल जाती है। जिसके कारण हमें पता चलता है कि उसमें एक निषेचन की प्रक्रिया हुई है। और यही चीज़ हमें बताती है कि जो बीज होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या कह सकते हैं, वैरायटीज़ देखने मिलती हैं, विविधता देखने मिलती है लैंगिक प्रजनन होने के कारण। तो उस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, यह अनुवांशिक विविधता वाले बीज पैदा करने में मदद करता है। यानी जिनमें बीज की जो प्रवृत्ति होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती है लैंगिक प्रजनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः कैसी ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो नेचुरली हम असंतृप्त किन्हें कहते हैं एल्कीन को और एल्काइन को। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और यह जब जलते हैं तो काले धुएं के साथ पीली लौ उत्पन्न करते हैं। वहीं पर बात की जाए संतृप्त संतृप्त जो होते हैं वो होता है एल्कीन, इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है और यह एक स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आरेख में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के निकट खींचे जाने पर
इसका क्या तात्पर्य होता है, एक तरीके से बताना है। तो हम जानते हैं कि एक जो क्षण चुंबक होता है उसमें 2 ध्रुव होते हैं N और S। तो जब भी उनमें क्षेत्र रेखाएँ बनाई जाती हैं तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, और जितनी पास-पास होती हैं चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज़्यादा प्रबल और या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है, उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बहुत प्रबल होगा। यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पास-पास बनाया जाता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि पदार्थ की जो हम अवस्था बदलते हैं तो उससे संबंधित कथन दिए हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी पदार्थ की बस अवस्था बदलते हैं, जैसे कि हमने पानी को क्या किया, ठंडा करके बर्फ़ बना दिया, तो है तो अभी भी वो पानी ही। तो उसी सेंस में रहता है कि मतलब पदार्थ की अवस्था बदल दी गई हो लेकिन उससे कोई नया पदार्थ ना बना हो, तो वहाँ पर भौतिक परिवर्तन होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इसका कहने का सेंस ये है कि अगर हमने पदार्थ की अवस्था बदल दी तो हम उसे फिर से पुनः पुरानी वाली अवस्था में नहीं बदल सकते। तो ऐसा होता है क्या कि अगर हम पानी को बर्फ़ बना दें तो बर्फ़ को क्या हम पानी नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा सिर्फ रासायनिक परिवर्तन में होता है कि कोई नया पदार्थ बन जाता है, तब हम उसे पुराने पदार्थ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिकथन कारण कथन के संबंध में कृपया सही विकल्प का चयन करें। तो सही बताना है हमें। तो कथन क्या कह रहा है हमारा, कॉन्फ्रेंस हॉल की जो छतें होती हैं वो वक्रित बनाई जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्फ्रेंस हॉल या बड़े बड़े जो हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं या छतें होती हैं वो क्या बनाई जाती हैं, वक्रित बनाई जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, वॉइस पूरे कमरे में टकराती है और हमारे तक भी, या कह सकते हैं कि वो ऐसे ऑडिटोरियम वगैरह में वॉइस गूंजती है। तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ उनकी दीवारें छतें होती हैं जो कि उनसे वॉइस टकरा कर इधर उधर घूमती है। तो इसमें क्या कह रहा है, कारण भी यही दिया है कि वक्रित छतें हॉल में ध्वनि को समान रूप से प्रसारित करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो वक्राकार सतह होती है वह समान रूप से ध्वनि का वितरण करती है। तो यानी ये रीज़न भी बिल्कुल सही बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। तो सही बात है, बिल्कुल इसी वजह से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो नीली अप्रकाशित लौ क्या दर्शाती है। जब भी देखिए कोई भी आप हाइड्रोकार्बन जलाएंगे तो उसमें अगर नीली लौ उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में तो वो अच्छे से जलेगा, उसका पूर्ण दहन होगा। और नीली लौ जब भी उत्पन्न होती है जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, तो उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन होना, ये हमें बताता है हाइड्रोकार्बन का जलना, है ना। नीली लौ अप्रकाशित लौ, ये चीज़ हमें बताती है कि उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक वृत्ताकार पथ पर विभक्त कक्षा में, वृत्ताकार पथ होता है और उसे एक विभक्त कक्षा बोला उन्होंने। तो यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा गोला होता है, उसमें नाभिक होता है और उसी के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बताया था हमें बोर के परमाणु मॉडल में, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ निश्चित वृत्तीय पथ जिन्हें विभक्त कक्षा कहा जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई व्यक्ति किसी गर्म वस्तु को छूता है तो पेशियों की अनुक्रिया में देरी होती है। तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग सीधे तौर पर तंत्रिका आवेग को पेशियों तक पहुंचाने और त्वरित गति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि पेशियों तक पहुंचाने और त्वरित गति उत्पन्न करने के लिए बीच में काम कौन कर रहा होता है, तो वो करता है तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। यानी कि पेशियों और क्या है, तंत्रिका आवेग के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 1974 में गहरवाल हिमालय में हुआ चिपको आंदोलन खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो जाहिर सी बात है, चिपको आंदोलन के बारे में हम सभी ने लगभग पढ़ा हुआ है कि वो वृक्षों की कटाई से रिलेटेड था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, समुदाय के नेतृत्व में वृक्षों के संरक्षण का उदाहरण है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी बाकी कथन क्या होंगे, बिल्कुल सत्य होंगे। तो कार्य जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कार्य जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है ना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर सी वाले में कह रहा है, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। तो हमें ये भी पता है कि एग्जैक्टली कार्य और जो ऊर्जा होती है उनकी यूनिट जूल होती है, तो दोनों का मात्रक भी एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल सेम होता है।
अगला हमारा ऑप्शन नंबर डी है कार्य पारगमन में ऊर्जा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कार्य की इकाई भी मतलब ऊर्जा की इकाई के बराबर ही है, तो एक तरीके से इन दोनों को एक जैसा माना जा सकता है। अब वहीं पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार्य सभी बलों के लिए पथ स्वतंत्र राशि है। तो ऐसा नहीं है, कार्य जो होता है बल और विस्थापन, यानी कि कार्य तभी माना जाएगा जब बल और विस्थापन होगा तभी कार्य होना संभव होता है। तो यानी सिर्फ बल से हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर काम हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत होगा और यही हमारे आंसर के हिसाब से, क्योंकि असत्य पूछा था, तो सही बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन के किस गुणधर्म के कारण वह स्वयं और अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाकर बड़ी संख्या में यौगिक बना सकता है। तो कार्बन की संयोजकता हमें पता है कि कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो उसकी संयोजकता 4 होती है, यानी 4 तरफ से वह कोई ना कोई नए तत्वों को ऐड कर सकता है। तो इसे कहा जाता है कैटिनेशन पावर, यानी श्रृंखलन की पावर। इसी के कारण वह बहुत सारे यौगिक बनाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान और जड़त्व के बीच संबंध का सही तरीके से वर्णन करता है। तो द्रव्यमान और जड़त्व के बीच की डेफिनेशन चाहिए कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो एग्जैक्टली जड़त्व के बराबर होता है। तो वही हमारे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि द्रव्यमान जड़त्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती एग्जैक्ट समझ लीजिए कि इक्वल होता है। तो नेक्स्ट, तो इसी तरह से क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। ये है, दो ग्रहों की त्रिज्या समान है, ग्रह ए का द्रव्यमान ग्रह बी के द्रव्यमान का दोगुना है, ग्रह ए का गुरुत्वीय त्वरण और ग्रह बी के गुरुत्वीय त्वरण के बीच में अनुपात बताना है। तो हमने लिखा स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, और द्रव्यमान यानी m अपॉन में r, रेशियो का साइन बीच में लगा लेंगे। यहाँ पर भी स्मॉल जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, कैपिटल जी, और यहाँ पे कितना बन जाएगा m अपॉन r। तो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट वाले का द्रव्यमान दूसरे के द्रव्यमान से दोगुना है, तो वहाँ पर 2m है, यहाँ पर सिर्फ m है। देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल जी से स्मॉल जी कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा, 2:1, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहाँ पर होता है ना। तो ये हमें पता करना है, कोई भी दर्पण हो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आ रही है तो वह जिस बिंदु से अभिसरित होती है वह उसका फोकस बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा भी है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद अभिसरित होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी जिस भी बिंदु से यह अभिसरित होंगी उसे ही फोकस बिंदु कहा जाता है, जिससे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्प में होने वाला कौन सा परिवर्तन निषेचन के होने का संकेत देता है। यानी कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका है पुष्प में, ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है। तो जब हम मतलब स्त्री केसर की संरचना बनाते हैं तो उसमें क्या बनाएंगे, ओवेरी, और उसमें मोतियों जैसी संरचना होती है जिसे कहा जाता है बीजांड। तो जब बीजांड पककर बीज बन जाते हैं, ठीक है, और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, तब हमें क्या पता चल जाता है कि पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बीजांड का परिपक्व होकर बीज में बदलना और अंडाशय का फल में बदलना, जिससे हमें यहाँ पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार का वेग समय ग्राफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, t बराबर 0 था, फिर t बराबर 3 घंटे तक ग्राफ और समय अक्ष के बीच परिबद्ध क्षेत्र क्या निरूपित करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम v और t का ग्राफ बनाएंगे तो एक तरीके से 40 किलोमीटर एक निश्चित चाल से चल रहा है, और हमने 0 से शुरू किया था और कहाँ तक 3 घंटे तक लगातार चलते रहे। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं बताएगा, 3 घंटे में कार का एक निश्चित विस्थापन बताएगा कि 3 घंटे में कितना विस्थापन हुआ है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में क्रमाकुंचन गति जो होती है वो उसकी क्या भूमिका होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद अगर सिर्फ हमारे मुंह में ही भोजन रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसका पाचन होगा कैसे। तो जाहिर सी बात है, जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनमें धीरे धीरे क्या होता है, संकुचन होता है। जब भी उन ऑर्गन्स की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो अगले ऑर्गन में भोजन को भेजने के लिए उसमें थोड़ा बहुत संकुचन होता है, ताकि भोजन को आगे भेजा जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, भोजन को पाचन में आगे की ओर ढकेलना, इस वजह से जो है पाचन तंत्र में क्रमाकुंचन गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए दो कथनों को देखिए और सही विकल्प का चयन करना है ना। तो पहला कथन कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर सूखे बुझे मुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण है शुष्क बुझा चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर उसमें क्लोरीन गैस मिक्स करने से बनाया जाता है। तो हमारा पहला तो कथन सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग जो है इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो ये बिल्कुल सही फार्मूला लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर में यही फार्मूला बनता है।
जिससे ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथन ए और कथन बी दोनों ही सही बन जाएंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका द्रव्य के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। तो हमें गलत बताना है, यानी बाकी चीज़ें सही लिखी होंगी तो सही क्या क्या है पता करते हैं। तो देखिए कह रहा है कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिका अंगक होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो कोशिका द्रव्य होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भरा रहता है, और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसमें बहुत सारे कोशिकांग रहते हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सब चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ में भरा होता है। ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। अभी मैंने जस्ट बताया कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही कोशिका द्रव्य होता है, दूसरा भी सही हो जाएगा। सी कह रहा है कोशिका द्रव्य सुकेंद्रित और प्रकेंद्रित दोनों कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो चाहे हम बात करें जिनमें केंद्रक होता है, यानी कि किसमें, यूकैरियोटिक, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता, पर फिर भी दोनों में ही क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसी वजह से ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला कह रहा है पारक कोशिका में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में होता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया कि जो कोशिका द्रव्य होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है, पर कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर होती है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में कोई भी लिक्विड फॉर्म नहीं भरा रहता है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, और हमें गलत का ही चयन करना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और ऐसे ही साइंस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी ये क्लास डेली 11 बजे आ जाती है। पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। थैंक यू।